अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहां भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, खैर से सुने देखें। आज असल में हुआ ये जी कि एक ट्विटर पे ये मैंने सुबह उठ के जो रूटीन अखबार पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, तो ये ट्वीट एक नज़रों से गुजरा। अब इनका सही नाम चूंकि मुझे मालूम नहीं है तो मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगा, ट्विटर ही दिखा देता हूँ। तो ये 1990 में, जनवरी 1990 में किसी ने शेयर किया। उस वक्त के अखबार में छपा हुआ ये इश्तिहार, ब्लैक एंड वाइट। नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में जब ये वज़ीर आज़म बने हैं। और ये पाकिस्तान की जो माली पॉलिसीज़ हैं, इकनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं, मैं इकनॉमिक्स का शागिर्द नहीं हूँ, तो इतना ही बता सकता हूँ कि जो पॉलिसीज़ हमारी थी वो बहुत सारी पाबंदियाँ हटाई थी नवाज शरीफ ने आते साथ ही। और वो पाबंदियाँ जब हटाई और यानी वो कैश फ्लो यानी उसको फ्री किया, तो यानी बाहर से आने वालों के लिए बहुत से नए ग्रीन चैनल तभी भी एयरपोर्ट पे नए खुले थे बाहर से आने वालों के लिए, और बहुत से इनकलाबी इक़दाम नवाज शरीफ ने किए थे उस वक्त। तो ये जो 1990 में जो माली पॉलिसीज़ नवाज शरीफ ने की हुकूमत ने मुतारिफ़ करवाई थी, ठीक एक साल के बाद भारत में उसको बड़ी वो क्लोजली स्टडी कर रहे थे। और 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे वहाँ के, उन्होंने फिर तकरीबन आप वही पॉलिसीज़ 90% जो नवाज शरीफ ने एक साल पहले 1990 में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की थी, मनमोहन सिंह ने उसी बेस के ऊपर वो पॉलिसीज़ 91 में इंडिया में वो इकनॉमिक पॉलिसीज़ लेकर आए। और वो जो है ना वो फ्री किया, बहुत सी पाबंदियाँ हटाई, ब्यूरोक्रेसी हटाई। और उसके बाद से उनके उस वक्त उनका फॉरेन रिजर्व जो था वो कोई जो उनके पास थे वो $1 बिलियन 1990 में थे। और हमारे पास गालिबन उससे ज़्यादा थे, मुझे पता नहीं, पाकिस्तान के बारे में गूगल कर ले मालूम हो जाएगा। तो ये सफ़र शुरू हुआ था इकट्ठे पाकिस्तान ने, यानी पहले किया था, हमने पहले किया था, 1990 में किया था, 1991 में उन्होंने किया, वो चलते रहे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उनकी फिर बीच में यानी आप देखें कि कांग्रेस के बाद बीजेपी यानी वाजपेयी आए, फिर कांग्रेस, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह वहाँ वज़ीर आज़म बने। और वो जो मनमोहन सिंह की वो पॉलिसीज़ थी जो एक्चुअली नवाज शरीफ 1990 में पाकिस्तान में ला चुका था, उस पर चलते चलते इंडिया अब आज देखें कहाँ है और हम देखें कहाँ हैं। और वो लड़ाई बिल्कुल झगड़ा उस वक्त बिल्कुल तकरीबन वही था जो आज है 2022 में, कि उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो गुलाम इसाक खान के थ्रू नवाज शरीफ को तंग कर रहे थे, रोक रहे थे। विजन था नहीं उनका बिल्कुल भी, अपनी तरफ से क्या नीयत थी। ये वो दौर है, हालांकि फसादे कश्मीर पाकिस्तान ने हमने शुरू 89 में करवा दिया था। तो क्योंकि राजीव गांधी आया था इस्लामाबाद, कहाँ से शुरू करें हमारे गम की कहानी। बहुत हम पहले निकल गए होते, पाकिस्तान बहुत आगे होता आज, क्योंकि हमारी आबादी बहुत कम थी। मतलब 1990 में उन्हीं पॉलिसीज पे हम चलते तो इंडिया की आबादी तो हमसे यानी 5-6 गुना, आप अंदाजा लगाए ना कितना बड़ा मुल्क है। हम तो छोटी सी आबादी का मुल्क थे, तो उनके मुकाबले में हमने छोटा जहाज लेके छोटे साइज के साथ और छोटी आबादी के साथ फ्लाई करना था उन्हीं पॉलिसीज पे। लेकिन गुलाम इसाक खान आ गया, टूट गया सारा कुछ वही। फिर उसके बाद आया नवाज शरीफ 97 में, फिर वाजपेयी चल के आए। न्यूक्लियर डिवाइसेस दोनों जगह टेस्ट हो चुकी थी, बेहतरीन मौका था। आज हम पता नहीं कहाँ, कश्मीर कहीं बहुत बेहतर सिचुएशन में होता, हमारी कहीं बड़ी इज्जत होती, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ आया एस्टैब्लिशमेंट रोकने के लिए। एनीवे, उससे खैर निकला इश्तिहार से। तो आगे देखा तो एक और इश्तिहार, वो बिसात यूसुफ और यूसुफ सलाहुद्दीन का। अब ये वो वक्त है जब गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पढ़ता था। मैं 93 में मैंने ग्रेजुएशन किया गवर्नमेंट कॉलेज से, और इसी वक्त में जब मैं पढ़ता था गवर्नमेंट कॉलेज, ये मुझे इसलिए 91 की मनमोहन सिंह की और वो 1990 की बहुत ज़्यादा अच्छी तरह याद है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में उन दोनों ये बहुत डिबेट हुआ था। मनमोहन सिंह की जो स्पीच है वो हमें पढ़ाने वालों ने बहुत, हम यानी अच्छा लगता था हमें कि हमारी ठीक पॉलिसीज़ हैं, नई गवर्नमेंट आई है, जवान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है जी, नई जनरेशन आ गई है जी, ओ। तो बड़ा एक अच्छा यानी वो दौर था। तो ये वो दौर था। हुसैन नवाज भी वहीं पढ़ते थे, एक साल सीनियर थे मेरे साथ। एक हमजा शहबाज भी वहीं पढ़ते थे उस ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज में। एनीवे, तो वो फिर दूसरा जब देखा इश्तिहार तो वो बिसात यूसुफ, तो फिर वही दौर सारा का सारा याद आया। उस ज़माने में अब अखबार होते थे, वो सबसे ज़्यादा जंग का जो होता था ना, जुम्मे का मैगज़ीन होता था, बाद में इतवार का आने लगा। तो उसमें उनकी तस्वीर वगैरह बहुत आती थी। यूसुफ सलाहुद्दीन तो खैर मशहूर बहुत थे, लेकिन उनकी वाइफ फिर और मशहूर हो गई, क्योंकि वो एक तो खूबसूरत बहुत थी, और दूसरा ये पार्टी वार्टी गर्ल। उस ज़माने में तो बहुत ही चंद लोगों की इस तरह की खबरें आती थी ना, अब तो हर जगह यही, उस वक्त बहुत कम होता था। तो एक बड़ा वो क्रेज़ और क्रिज़्मा, मुझे याद है गवर्नमेंट कॉलेज के सारे लड़के हम मिलके बड़े खलूस नीयत से दुआ मांगा करते थे कि बिसात की जो है जान छूट जाए बाबा यूसुफ से, यूसुफ सलाहुद्दीन से। वो जान तो उसकी छूट गई, पता नहीं क्यों, हम भी खुश हो गए। उसके बाद वो दौर खैर सारा याद आया। तो आगे पढ़ा उस्ताद ग्रामी नुसरत जावेद साहब, उनका ख्याल आया कालम पढ़े, उनका कालम पढ़ा तो और दिल बैठ गया। वो 1950 की दहाई का सारा उन्होंने वो मुमताज़ दौलताना और ममदोद का वो जो राइवलरी थी उसको डिस्कस किया, कायदे मिल्लत और कायदे किल्लत
का सारा बताया किस तरह से साजिशें जो है उस वक्त से ही हमारे खाना शुरू हो गई थी। वहाँ से अपना मज़ीद वो, और फिर वो नुसरत जावेद बता रहे थे कि बेसिकली आज के कालम में है उनके कि वही हालात इंतशार वाले आज पाकिस्तान में फिर हैं, और नतीजा भी उसी तरह का मिलता जुलता दोबारा से आ सकता है, जो कि वहाँ अयूब खान आया था दोबारा से वही हो सकता है। अच्छा, उसको ऐसे करके मैंने रखा कालम को, मैं चलो यार कुछ और देखो, तो इंग्लिश की तरफ देखा तो वो द न्यूज़ में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का आर्टिकल था। आज बड़ी बुरी हुई है मेरे साथ वैसे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का कालम पढ़ा, इंतहाई दर्दमंदी से उन्होंने लिखा है, उनका आर्टिकल न्यूज़ में पब्लिश हुआ है, और उन्होंने भी वही सारा का सारा जायज़ा मातम है बेसिकली कि कहाँ से हम शुरू हुए और कितना हम आगे जा सकते थे, कैसे कैसे रोके गए रास्ते। और फिर उसके बाद उन्होंने इस दुख का इजहार किया कि पाकिस्तान जितने बड़े क्राइसिस में इस वक्त फंसा हुआ है, पाकिस्तान के किसी भी संभालने वाले को उस क्राइसिस का अंदाज़ा नहीं है, और हम सब एक तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। और उन्होंने याद दिलाया है अपने आर्टिकल के एंड में कि 1972 में वियतनाम और अमेरिका की जब जंग जारी थी, तो आप में से बहुत से लोगों को इल्म होगा कि वो एक तस्वीर आई थी ब्लैक एंड वाइट, एक मैं तलाश करने की कोशिश करता हूँ कि वो मिल जाए। तो उस तस्वीर में कि वो बच्चे हैं जो बेचारे छोटे बच्चे जो बगैर कपड़ों के गांव से भाग रहे हैं, तो खौफ और दहशत से चिल्लाते हुए, पीछे उनके घरों पे बमबारी हो रही है। उस तस्वीर ने अमेरिकी सोसाइटी और इस्टेब्लिशमेंट पे बहुत गहरा असर किया था, और उस जंग को वाइंड अप करने में वो तस्वीर बड़ी, और उन्होंने वो तस्वीर याद दिलाने के बाद बताया ये है कि अफ़गानिस्तान से जो काबुल से जो अमेरिकी वापस जा रहे थे, और वो जो जहाज़ फ्लाई होकर जा रहे थे, उन जहाज़ों से वो अफ़गानी जो उन पहियों से लटक लटक के नीचे गिर रहे थे, वो हॉरिफाइंग पिक्चर्स और वो हॉरिफाइंग जो रियलिटी है, वो मनाजिर जो हैं, वो अमेरिकन सोसाइटी और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में वही इम्पैक्ट इन्होंने किया है 72 वाली जो वियतनाम की उस पिक्चर ने किया था। और जाहिर है कि अफ़गानिस्तान में जितना वो पिक्चर्स देख के जो नफ़रत अमेरिकी सोसाइटी और इस्टेब्लिशमेंट में आई है, उसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान को वो समझ रहे हैं। और मतलब उस वहाँ पे यानी हमारे बारे में ये ख्यालात और जज्बात हैं, और यहाँ पे हाल ये है कि परवाही नहीं है, एक मुकम्मल इंतशार है। आज भी वही झगड़ा है कि पाकिस्तान को रूल किसने करना है, मज़े किसने लेने हैं, हुकूमत के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस किसने लेने हैं, पैसा किसने कमाना है, पोस्टिंग्स किसने करवानी है, दिहाड़ी किसकी लगनी है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आज भी हमारे जो मालिकान हैं, सिविलियन में हो या दूसरी साइड में हो, उनकी जो पोस्टिंग, ट्रांसफ़र्स, प्रमोशंस और सारी की सारी तवज्जो वही झीना झपटी में है, और विदाउट रियलाइजिंग कि हम किस जानिब चल रहे हैं। तो इतने इंतशार में और कोई जब मायूसी का घटा टोप अंधेरा, आप अंदाज़ा लगाए ना यार कि वो जो 91-90 से एक आदमी जो वो यूथ, वो मेरी वो जनरेशन जो उस वक्त हम बड़े खुश थे कि पाकिस्तान अब तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा है, वो क्रैश हुआ 93 में। फिर हमें लगा चल पड़ा है, वो क्रैश हुआ मुशर्रफ ने। फिर हमें लगा कि 2013 के बाद के कोई संभलने लगा, फिर वो क्रैश हो गया। ज़िंदगी तो गुजर गई यार। मतलब आदमी में सोचता है ना कि ये हम कम से कम यही देख लेते हैं कि चलो खुशहाली के रास्ते पे चल पड़ा है पाकिस्तान, हम नहीं देख सकेंगे तो चलो अगली रास्ते देख लेंगे। ऐसा भी नहीं हो रहा। अब जब यहाँ बहुत ज़्यादा वो समझें को डिप्रेशन आया, तो मैंने आते हुए यहाँ वो गाने सुनने को एक गाना लगाया, तो गाना लगा वो तेरी खुशबू में बसे ख़त मैं जलाता कैसे। तो मज़ीद ख्याल आया कि यार वो ख़त लिखने और लिखाने वाली भी हमारी जनरेशन थी। अब तो वो इस तरह की शायरी भी जाएगी, गज़लें भी जाएंगी। हमें पता है कि ख़त लिखना क्या होता था और ख़त का इंतज़ार क्या होता था, और वो जो खुशबू में लिखे ख़त होते थे उनकी वैल्यू क्या होती थी, और फिर उनको फिर ठिकाने लगाना कितना मुश्किल काम होता था। और मतलब ये सब मामला था, और मैं सोच रहा था कि डाउन हो जाता ना आदमी कि यार ये तो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का तो कुछ नहीं बनना। मतलब हम वहीं खड़े हैं, घूमे जा रहे हैं, और बेबस हैं हम। जिनके हाथ में ताकत है वो ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनको उनका मसाइल ही दिहाड़ी है, उनको तो मसला ही दिहाड़ी है। तो फिर थोड़ी देर पहले मैंने जो आखिरी फुटेज देखी, शुक्र है उससे दिल को हौसला मिला। वो मरीम नवाज़ और परवेज़ रशीद साहब खड़े हुए बातें कर रहे थे, तो उनको देख के मुझे ख्याल आया परवेज़ रशीद साहब को कि उनके बाल ज़ाहिर है कि सफ़ेद हैं, और इनको मैं बचपन से देख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत आदमी अब भी हैं, लेकिन पहले भी तो और बहुत खूबसूरत थे। ब्लैक इनके बाल थे और ग्रे, और पैंट शर्ट में बहुत अच्छे लगते थे। सारी ज़िंदगी इन्होंने, मैंने उनको देख कर सोचा कि यार इस आदमी ने सारी ज़िंदगी मेरे सीनियर हैं, और सारी ज़िंदगी इन्होंने जमहूरी आज़ादियों के लिए, इंसानी आज़ादियों के लिए लगा दी। अयूब खान के ज़माने से, अयूब खान से लड़ते आ रहे हैं। तो आज भी खड़ा है बंदा यार, आज भी खड़ा है, डिप्रेशन में नहीं जाता। वो बार बार ख्वाब टूटे, उस जनरेशन के देखा ना कितने ख्वाब टूटे हुए हैं, लेकिन खड़ा है वो बंदा, आज भी खड़ा है। मरीम नवाज़ को देखा तो बड़ा हौसला आया कि देखें नवाज़ शरीफ, वो जो अपनी ज़िंदगी में मतलब अभी तक कोशिश में लगा हुआ है, चलो वो नई जो चीज़ें अचीव हो चुकी तो आज उसकी बेटी खड़ी है उसी हिम्मत और हौसले के साथ।
तो इन दोनों शख्सियात को देख के मुझे हौसला आया, कोई नहीं, खड़े रहो यार, ज़िंदगी में मंजिल मिले ना मिले, और बार बार वो डकैतियाँ पड़े रास्ते में, उस काफिले पे बार बार डकैतियाँ पड़ रही हैं, अपने ही तो डकैतियाँ मारते हैं, बाहर से कोई आगे मारता भी नहीं, अपने डकैतियाँ मारे चले जा रहे हैं, बर्बाद किए चले जा रहे हैं। तो ये काफिला कैसे अपनी मंजिल को पहुँचेगा? तो फिर वीलॉग इसी बात पर ख़त्म करता हूँ कि पहुँचे ना पहुँचे यार, अब तो ये भी ख्वाहिश छोड़ दी है कि पाकिस्तान हमारी ज़िंदगी में किसी सही रास्ते के ऊपर यानी आगाज़ तो करे, आगाज़ तो करे। अब तो ये उम्मीद भी छोड़ दी है, आगाज़ भी शायद नहीं हो पाएगा। तो बस अब यही उम्मीद है कि हम जैसे लोग जो एक अमन की बात करते हैं, खुशहाली की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, सिविलियन सुपरमेसी की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, सेकुलर स्टेट की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, मजहबी रवादारी की बात करते हैं, सच्चे इस्लाम और सच्चे दीन की बात करते हैं, हमें मंजिल तो खैर क्या मिलनी, हमें मंजिलों से असल में रात को वास्ता रखना नहीं चाहिए, और ना ही हमें इस बात से वास्ता रखना चाहिए कि क्या हमारी ज़िंदगी में पाकिस्तान जो है या कोई मुल्क या कोई भी नज़रिया वो अपने रास्ते पर चलना शुरू भी हुआ या नहीं हुआ। हमारा ये सिरे से काम ही नहीं है, हमारा काम सिर्फ इतना, बिकॉज वी आर नॉट हेयर टू करेक्ट द वर्ल्ड, नो वन इज़ हेयर टू करेक्ट द वर्ल्ड। हमारा अपना चांस, हमारा अपनी ज़िंदगी जो हमें चांस मिला हुआ है, उसमें हमने यही देखना है कि लकीर के किस जानिब खड़े हम लड़ रहे थे, वो बाकी नतायज अल्लाह के हाथ में। अच्छा जी, आज का तो लगता को भारी बिला वजह का वीलॉग मैंने किया, लेकिन क्या कहूँ कि कहने के बाद यही था आज जो मैंने कह दिया। चलें जी, मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीलॉग में। आई होप के बहुत ज़्यादा बोर नहीं होंगे तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ। अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान और उसके तमाम हमसायों, अमेरिका, बरतानिया समेत सारी दुनिया को शाद और आबाद रखे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।